Myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या है? परावैद्युतांक। इस परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है अपन को। देखो, अगर आपको याद हो तो कुलाम ने क्या बताया था, जिसको अपन कुलाम का नियम कहते हैं। कुलाम एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने दो बिंदु आवेशों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल जो लगता है उसके परिमाण का सूत्र बताया था। और वह सूत्र क्या था? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। आपको पता है, जहां पे K का मतलब क्या था, जहां K = था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। और इस एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या बोलते हैं? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको अपन विद्युतशीलता। तो इसका मतलब क्या है, आप यहां से क्या समझ पा रहे हो कि जो K होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जो K होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। और K इस सूत्र के अंदर आ रहा है। इसका मतलब F डिपेंड करता है K पे, तो K डिपेंड करता है निर्वात या वायु पे। इसका मतलब अगर आप माध्यम को परिवर्तित करते हो तो K का मान चेंज होगा। अगर K का मान चेंज होगा तो बल F का मान भी चेंज होगा। बल F को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बल। इसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप दो आवेशों के मध्य माध्यम को परिवर्तित करते हो तो उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी परिवर्तित होता है। और ये है एक्सपेरिमेंटली यह ज्ञात किया गया है कि निर्वात या वायु में जो विद्युत बल होता है, निर्वात या वायु में जो विद्युत बल होता है, जो विद्युत बल होता है वह अन्य माध्यम की तुलना में हमेशा अपन को क्या मिलता है? अधिकतम। हमेशा क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। अब कहने का मतलब क्या है, अगर अपन इन आवेशों के मध्य माध्यम को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। परिवर्तित करने का मतलब मैंने इन दोनों के मध्य कोई अभिष्ट माध्यम लिया है। क्या लिया है? अभिष्ट माध्यम। अब अभिष्ट माध्यम की जगह कुछ भी हो सकता है। क्या पता इन दोनों के मध्य कोई डिस्टिल्ड वाटर हो जिसको अपन आसुत जल कहते हैं। क्या पता इनके मध्य कोई कंडक्टर हो। क्या पता इनके मध्य कोई कुचालक माध्यम हो। तो जब यहां पर बल ज्ञात किया गया, निर्वात या वायु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निर्वात या वायु को छोड़ के किसी भी माध्यम की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर जो बल ज्ञात किया गया वह बल निर्वात या वायु की तुलना में हमेशा अपन को क्या मिलेगा? कम मिलेगा। मैंने वापस मैं क्या बोल रहा हूं कि अभिष्ट माध्यम में जो बल मिलता है वह निर्वात या वायु की तुलना में हमेशा कम मिलता है। अब वह कितना गुना कम मिलता है, वह उस माध्यम में कितना गुना कम मिलता है, उसे उस माध्यम का अपन को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। उसे उस माध्यम का क्या कहा जाता है? परावैद्युतांक कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप वापस से आए तो K का जो मान है वो अगर अपन इस सूत्र में पुटअप करते हैं तो अब जैसे मैं इसको F1 मानता हूं, F1 मानूंगा तो F1 = क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² आएगा। अब यहां पर अपन बल क्या मानते हैं? F2 मानते हैं। तो F2 = यहां पर भी क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R² होगा। जहां K बराबर क्या है? K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया? ओनली एप्सिलॉन लिया है। क्या लिया है? एप्सिलॉन। जबकि यहाँ पर क्या लिया था मैंने? एप्सिलॉन
नॉट। इसका मतलब क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर तो निर्वात या वायु है नहीं, इसका मतलब यह किसी और माध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन को अपन क्या बोलेंगे, अभिष्ट माध्यम, अभिष्ट माध्यम की विद्युतशीलता। इसको अपन क्या बोलेंगे, अभिष्ट माध्यम की विद्युतशीलता। अभिष्ट माध्यम का मतलब यहां पर निर्वात नहीं है, वायु नहीं है, यहां पर कुछ और ही माध्यम है। जैसे कुछ भी हो सकता है, आसुत जल हो सकता है, रबर हो सकता है, या कोई मेटल हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन अभिष्ट माध्यम। ठीक है, अगर ये वैल्यू आप यहां पर पुटअप करते हो तो अपन को F2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² मिलेगी। ठीक है, अगर अपन इस समीकरण को 1 नाम दें और इस समीकरण को 2 नाम दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाइए मेरे। ठीक है, तो इसको जब अपन आगे करेंगे तो अपन को समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से अपन को क्या मिलेगा, तो अपन लिखेंगे नोटबुक में, आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करता हूं मैं, F1 अपॉन F2 करता हूं। इसका मतलब मैंने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया है। अब F1 का मान क्या है, ये रहा, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन F2 की वैल्यू ये रही, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि आवेश का परिमाण अपन ने परिवर्तित नहीं किया है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी भी अपन ने परिवर्तित नहीं की है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसल। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू क्या आएगी, F1 अपॉन F2 की वैल्यू समीकरण 1 व 2 की सहायता से क्या आएगी, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे सूत्र को अपन क्या नाम देते हैं, परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक को अपन किससे लिखते हैं, या तो K से लिखते हैं या फिर किससे लिखते हैं अपन इसको, एप्सिलॉन R से। ये सूत्र आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, क्योंकि इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आते हैं, 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ पर या तो आप K लिखो, K को अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन R को एक नया नाम देते हैं जिसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इसको अपन, या परावैद्युतांक नाम दे सकते हो। तो यहां से देखो इसका क्या बन गई, परिभाषा बन गई। F1 कौन सा बल था, निर्वात या वायु में लगने वाला बल, और F2 कौन सा था, अभिष्ट माध्यम में लगने वाला बल। तो यहां से इसकी परिभाषा क्या बन गई, निर्वात या वायु की स्थिति में 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा अभिष्ट माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। मतलब आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल सूत्र को याद कर लो। F1 निर्वात या वायु में, F2 अभिष्ट माध्यम में। तो निर्वात या वायु की स्थिति में 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा अभिष्ट माध्यम में 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। या फिर आपको ये नहीं याद तो इससे याद कर लो, एप्सिलॉन क्या था, अभिष्ट माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या थी, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो यहां से भी परिभाषा बन गई, अभिष्ट माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। अगर आप इस समीकरण से देखो तो अपन को एक चीज मिल गई कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, F1 अपॉन F2 होता है। अगर आप यहां से F2 की वैल्यू निकालना चाहो
तो क्या निकाल सकते हो कि F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन एप्सिलॉन R होगा। इसका मतलब क्या है कि जो F2 है वो एप्सिलॉन R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो F2 है वो एप्सिलॉन R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जितना ज्यादा एप्सिलॉन R होगा F2 की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो अपन यहां से श्योर है कि जो F2 का मान होगा वो F1 से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब निर्वात या वायु की स्थिति में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल अभिष्ट माध्यम में लगने वाले बल से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जितना गुना ज्यादा होता है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो यहां से जो F2 का मान आएगा वो F1 की तुलना में हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो आप इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एग्जांपल है ये, उदाहरण लेते हैं अपन एक उदाहरण। जैसे कोई दो बिंदु आवेश है मेरे पास में, ये दो बिंदु आवेश है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R है। इसको मैंने Q1 नाम दिया, इसको मैंने Q2 नाम दिया। अब मैंने इन दोनों आवेशों को कहां पे रख दिया, आसुत जल के, इसमें रख दिया आसुत जल, जिसको अपन डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। अब आसुत जल का आपको एप्सिलॉन R दे रखा है, कितना, 80। अब आपको पूछा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल बताइए। तो इसका मतलब आपको पूछा क्या है, F2 पूछा है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है इसमें, पहले वो लिखो आप, दिया है क्या दिया आपको, एप्सिलॉन R का मान दिया 80। आपको पूछा है कि इन दोनों के मध्य बल कितना लगेगा जब यह दोनों आवेश कहां पे हो, जल में हो। तो ये रहा सूत्र अपने पास। तो F2 आपको पूछा है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, F1 अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने। तो यहां से अपन क्या समझ रहे हैं, यहां से अपन क्या डील कर रहे हैं कि जो बल है, जो F2 बल है वो F1 के कंपैरिजन में 80 गुना ज्यादा है कि कम है, 80 गुना कम है। क्या है, 80 गुना कम है। अब जितना गुना कम प्राप्त हुआ उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो यहाँ पर जो F2 का मान होगा वो हमेशा F1 से क्या आएगा, कम आएगा। अगर अपन इन्हीं आवेशों के मध्य, अगर अपन इन्हीं आवेशों के मध्य कोई धातु रख दे, क्या रख दे अपन, कोई धातु रख दे, तब इन दोनों के मध्य कितना बल हो जाएगा। जैसे ये कोई प्लस का आवेश है, ये कोई प्लस का आवेश है, और मैंने इन दोनों आवेशों के मध्य क्या रख दिया, एक धातु रख दी। धातु कैसी भी हो, ठीक है, जिसका एप्सिलॉन R कितना होता है, इन्फिनिटी। ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब आपको पूछा है कि अब इन दोनों के मध्य बल कितना लगेगा। अब आपको वापस से क्या पूछा है, F2 पूछा है। अब आप सूत्र जानते हो, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, F1 अपॉन F2 होता है। F2 आपको पूछा तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 अपॉन एप्सिलॉन R हो जाएगा। अब F1 अपन को नहीं दे रखा तो उसकी जगह अपन ने F1 लगा दिया। एप्सिलॉन R कितना है, इन्फिनिटी। बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इन्फिनिटी का डिवाइड आप किसी में भी करोगे तो वो 0 बन जाती है। तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। मतलब F2 आपको हमेशा क्या मिलेगा, F1 के कंपैरिजन में कम मिलेगा। देखो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो इसका मतलब F2 का मान आपको हमेशा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो अभिष्ट माध्यम में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात या वायु की तुलना में हमेशा क्या होता है, कम प्राप्त होता है। अब जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। और अगर अपन इसकी बात करें मात्रक की, कि परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, अभी पढ़ा आपने, F1 अपॉन F2 है। F1 भी क्या है, बल, F2 भी क्या है, बल। बल का मात्रक न्यूटन, इस बल का मात्रक भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसल। क्या इसका कोई मात्रक होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो यह कैसी राशि हो गई, मात्रक हीन राशि है। कैसी राशि है, मात्रक हीन राशि है। और आपको ये तो पता है कि अगर फिजिक्स में मात्रक हीन राशि हो तो उसकी कोई विमा नहीं होती। तो यह कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि। कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि।
तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि पराविद्युतांक का मात्रक व विमा लिखिए, तो आप क्या लिखोगे कि पराविद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, न ही इसकी विमा होती है, यह मात्रकहीन और विमाहीन होती है। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसका नाम पराविद्युतांक है। अगर कोई भी आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।